ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, रहेगा। प्रीवियस स्टूडेंट हो? सही सही सही। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर लेट। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ये कि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, आप लोग को वेट करना पड़ा। अच्छा, तो ओरिएंटेशन में मैं आप लोग के साथ नहीं थी, तो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा शायद टीचर्स के हवाले से, अगर आप लोगों ने ओरिएंटेशन ली होगी तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं सबसे पहले तो कि मेरा नाम जैनब ज़िया है। ठीक है। और मैं एआरटीटी से तकरीबन मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं मुझे एसोसिएट हुए हुए। इससे पहले ये था कि आप लोगों को पता होगा कि पीआरसी के बाद जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड जो है वो आपका कैफ लेवल कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स पहले कैफ का पार्ट हुआ करता था। तो पहले मैं कैफ में पढ़ाया करती थी, अब क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पीआरसी में आ गया है तो पीआरसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो मेरी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह की है कि मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से 2018 में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। करंटली मैं इस वक्त सीबीएम से, जिसको अब आईओबीएम कहते हैं, वहाँ से एमफिल कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये थोड़ी सी क्वालिफिकेशन हो गई मेरे हवाले से। कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कुछ टाइम, लेकिन अभी करंटली सिर्फ एआरटीटी में ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा, अब सब्जेक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली मैं ये क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड ज़्यादा है? कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास? अच्छा, आप दो हैं और आप दो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से आप लोग तो फेमिलियर होंगे, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ा बहुत ये कि नाम सुना हुआ है, इतना बहुत होता है। इतना बहुत होता है। जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होता उनके लिए जरा वो होता है कि पहली दफा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, अब ऐसा है कि थोड़ा सिलेबस के हवाले से, पेपर के हवाले से थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूं, उसके बाद जैसे जैसे हम चलते रहेंगे जाहिर है आप लोगों को आइडिया होता रहेगा मजीद। हमारा जो सिलेबस है वो 13 चैप्टर्स जो हैं उसमें आपके आ जाते हैं। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की स्टडी टेक्स्ट दिखा देती हूँ। आईकेप आपको पता होगा, आईकेप जो है वो अ, हर सब्जेक्ट की एक तरह से आप कह लें कि टेक्स्ट बुक शेयर करता है स्टूडेंट्स से फॉर रीडिंग पर्पस, और सिलेबस उसी में से ही कवर हो रहा होता है, पेपर उसी में से ही आ रहा होता है। लेट मी चेक। अच्छा जी, तो ये कुछ आउटलुक है इसकी। ये आप लोगों को आईकैप की वेबसाइट से मिल जाएगी। आईकैप पहले हार्ड कॉपी दिया करता था, अब ये कि वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप यहाँ की बुक शॉप से भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, तो इसमें 14 चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। बट बाद में इनिशियली जो है वो आईकैप ने जब ये पीआरसी का सिलेबस जो पब्लिश किया था तो उसने 14 चैप्टर्स रखे थे। बाद में क्या हुआ था, शायद रहम आ गया था थोड़ा सा, तो ये जो चैप्टर 4 है ये ओमिट कर दिया गया था। तो बेसिकली इस तरह से हमारा जो है वो सिलेबस 13 चैप्टर्स का हो गया। सही है, तो ये आपके 13 चैप्टर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स किस उसमें जो है वो फॉल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि व्हाट इज माइक्रो व्हाट इज मैक्रो।
तो सबसे पहले तो हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से डिवीजन इसकी हुई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा प्योर सिलेबस है, ये हमारी बुक है। ठीक है, हर चैप्टर में आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, आप उसको रीड करेंगे और उसके बाद हर चैप्टर के एंड में आपको ये, मेरी तुम लोगों की क्लास नहीं है, अगस्त की है। हर चैप्टर के एंड में आपको ये स्टिकी नोट्स दिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इस छोटी आपको डेफिनेशंस इसमें से मिल जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आईकेएफ ने क्या किया है कि चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हर चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है ना, जिनकी आंसर की भी गिवन है। तो ये पूरा इस तरह से बुक डिजाइन की गई है। अब मैंने इसमें क्या वर्किंग करी है, मेरी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, होता ये है कि रिकमेंडेशन तो यही है, मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि बुक रीड करो। ठीक है, क्योंकि जब एमसीक्यूज आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 100 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज के थ्रू कवर होंगे, आपका पूरा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, कोई थ्योरी वगैरह नहीं आ रही। ठीक है, 50 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब उन 50 एमसीक्यूज में कुछ ट्रू फॉल्स भी होते हैं आपके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होती है, बट वो फिल इन द ब्लैंक्स भी एमसीक्यूज ही बन जाती हैं, क्योंकि टाइप कुछ नहीं करना आपको पेपर में। ठीक है, तो वो उसमें भी जो है वो साइड में जो है वो ड्रॉप डाउन करके आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो वो भी टाइप ऑफ एमसीक्यूज ही है। ठीक है, तो ये है 50 एमसीक्यूज आपके पास आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अच्छा, अब एमसीक्यूज में क्या होता है कि किसी भी डेफिनेशन की एक लाइन आ सकती है। ठीक है, उसके लिए आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर आपने रीड किया हुआ। बट क्लास में क्या होता है कि अगर मैं क्लास में ये पूरी बुक ओपन करके बैठ जाऊं और एक एक लाइन रीड करवाऊं, तो जाहिर है कि हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इस पर्पस के लिए मैंने क्या किया कि अभी मैंने आप लोग के सामने ये पावर पॉइंट स्लाइड शेयर करी थी, तो मैंने हर चैप्टर की एक तरह से समरी तैयार की हुई है। सही है, ताकि आप लोगों को भी ये आसानी होगी, आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा। स्टूडेंट्स की कुछ ज्यादा आदतें खराब हो जाती हैं समरी की वजह से कि वो बुक को छोड़ देते हैं, लेकिन ये कि इससे क्या होता है, रिवीजन में आसानी हो जाती है। जाहिर है जब आपको एंड में रिवीजन करना होता है तो आप पूरी बुक ओपन नहीं कर पाते हो। तो ये एक समराइज फॉर्म है जो मैंने हर चैप्टर की बनाई हुई है। ठीक है, समरी है, इसी से हम जो है वो क्लास में अपनी डिस्कशन रखेंगे। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज के लिए क्या किया है कि आईकेएफ ने जो हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दिए, उनमें कुछ आंसर की में भी मिस्टेक हो जाती है, कुछ और मसले हो जाते हैं। तो मैंने अपनी एक अलग क्वेश्चन बैंक बना लिया है। ठीक है जी, तो इसमें आईकेएफ के उस वो जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज हैं वो भी शामिल है और मेरे अपने भी एमसीक्यूज शामिल हैं। तो मैंने एक तरह से एक साइड पे कर दिया सारा, आपका जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल है वो सारा एक तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा, आप चैप्टर जो है वो समझोगे, उसके बाद साथ साथ उनके एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आखिर में बैठ के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते रहेंगे साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे और फिर उन आंसर्स को हम अपने जो आंसर की है उसके साथ मैच कर लेंगे। ठीक है ना, तरीकेकार मेरा कुछ इस तरह से है कि हर चैप्टर के एंड में मैं क्विज लेती हूँ। चाहिए तो ये चीज पहले से मतलब अंडरस्टूड होनी चाहिए, चाहे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि साथ साथ हमने तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ही चैप्टर एंड होगा नेक्स्ट डे या उसके बाद जो है वो एक दो दिन के अंदर मैं क्विज ले लूंगी। ठीक है ना, जो कि ऑब्वियसली एमसीक्यूज पे जो है वो कंसिस्ट करता होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा जो है वो एक तरह का क्राइटेरिया है जिसको देखकर हम चलते रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई जहन में कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। क्लास में बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच में दे रही होती हूँ, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल आ रहा हो, चाहे वो आप लोग को लग रहा हो को बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह का सवाल आप पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, इररेलेवेंट नहीं। हाँ जी, कोई सवाल किसी भी तरह का? सिलेबस हमने देख लिया, हमने पेपर का एक आइडिया ले लिया, मॉडल पेपर भी आईकेएफ ने शेयर किया हुआ है, लेकिन वो अभी आप लोगों को दिखाना जो है वो कबल इस वक्त होगा।
जाहिर है जब आप साथ साथ आप लोगों के कॉन्सेप्ट कवर होते जाएंगे तो फिर एक वक्त में आके मैं आप लोगों को खुद दिखा दूंगी, देखो कि ये इस तरह से आ रहा होता है। हर एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 50 एमसीक्यू सारे होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर हो रहा होता है आपका, ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो आई थिंक मैंने अपने लिहाज से सब कुछ कवर कर लिया है। आप लोगों के जहन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है? ये आप लोगों की पहली क्लास है, राइट? मतलब पहली इकोनॉमिक्स की भी पहली, और वैसे भी शायद पहली क्लास है। ठीक है, तो क्या ख्याल है, चलें आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। अच्छा, अब बिल्कुल इस तरह से लेकर चलूंगी कि जिसको आज तक, जाहिर है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कॉमर्स के सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो बाकी सारे इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे। जब मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कौन कौन है मेडिकल का? ये हमेशा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट ये में मेडिकल के स्टूडेंट्स काफी होते हैं। अच्छा, आप लोगों को ग्राफ से नो हाउ है थोड़ी सी? कभी ग्राफ बनाया है? क्योंकि नॉर्मली मेडिकल के स्टूडेंट्स को ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी ग्राफ बनाया है इससे पहले, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं? थोड़ा बहुत आइडिया है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कभी भी बिल्कुल भी नहीं देखा, आइडिया है बस, ठीक है, सही है। तो क्योंकि ये पूछने का पर्पस ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये बेस करता है ग्राफ पे, इसमें ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, तो इसमें बहुत तरह के ग्राफ्स आएंगे। तो वो तो जाहिर है कि नहीं भी पता किसी को, तो मैं इस तरह से लेकर चलूंगी कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी थोड़ी बहुत नोहा होती है तो आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट का, क्यों पढ़ा जाता है, कब से स्टार्ट हुआ इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाना। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वो कॉन्सेप्ट जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई न्यू सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं होते, या बहुत सी ऐसी टर्म्स ऐसी होती हैं जिसको आप जनरल लैंग्वेज में अलग तरह से ट्रीट कर रहे होते हो, और उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली उनका मतलब डिफरेंट होता है, सही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर 1 जो है वो आपको उन टर्म्स की मीनिंग बताएगा जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती हैं, और उन टर्म्स का जनरल लैंग्वेज में हम जो यूज कर रहे होते हैं उनसे हमारा क्या मतलब होता है, और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में उनसे हम क्या मतलब ले रहे होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 ऐसा है कि मैं कभी भी पूरा एक साथ जो है वो डिस्कस नहीं करती, मैं चैप्टर 1 की कुछ स्लाइड्स डिस्कस करती हूँ जो कि इस टाइम पे डिस्कस करना जरूरी है। उसके बाद मैं चैप्टर 2 पे आ जाती हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में छोड़ देती हूँ हाफ करके, फिर रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैं कुछ टाइम बाद करवा रही होती हूँ। ये एक रीजन है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज कर रही होती हूँ, ठीक है ना? तो स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले, इससे भी पहले, इस स्लाइड से भी पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा, मैंने वन नोट की स्क्रीन शेयर करी हुई है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। उर्दू में इसको माशियात भी बोला जाता है। अब ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है? ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है सबसे पहले डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस। ठीक है, ओइको का क्या मतलब है? ओइको का मतलब है होम, नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ होम मैनेजमेंट। यही कुछ मतलब निकल के आया। अब होम मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है?
घर को संभालना बिल्कुल ठीक है, ये मतलब घर को मैनेज करना। नॉर्मली घर को कौन मैनेज कर रहा होता है? पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। किस क्या क्या कर क्या रहे होते हैं वो? मैनेजमेंट में मेन चीज क्या शामिल होती है? घर के खर्चे देख रहे होते हैं, ठीक है, बजट बना रहे होते हैं हर महीने कि भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है और ये सारे एक्सपेंसेस हैं, अब किस तरह से इस इनकम में रहते हुए अपने खर्चे पूरे किए जाए। बेसिक मैनेजमेंट है वो, यही है, ठीक है ना। तो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे पेरेंट्स होते हैं कि वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, घर को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस तरह से इनकम में जो रहते हुए इतने सारे अखराजात को पूरा करना है, ठीक है ना। अब अगर इस होम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम ब्रॉड लेवल पे लेकर आ जाएं तो हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेट मैनेजमेंट का। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स घर चला रहे होते हैं, इसी तरह से स्टेट कौन मैनेज कर रहा होता है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट में सेम यही काम करती है ना। जिस तरह से वालिदैन हमारे अब आमदनी को देखते हुए खर्चे पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी तरह से स्टेट क्या करती है, उसका भी एक रेवेन्यू है, ठीक है, और वो कोशिश करती है कि उस रेवेन्यू के थ्रू डिफरेंट जगहों पर जो है वो अपने पैसे लगाए, एलोकेशन करे फंड्स की। एजुकेशन पे कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, डिफेंस पे कितना लगाना है, तो वो भी बजट बना रही होती है। तो एक चीज फेमिलियर हमें दिख रही है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको मैनेजमेंट सिखाती है, इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रही होती है कि कि कुछ आपके पास कंस्ट्रेन है, ठीक है, कुछ आपके पास रुकावटें हैं। क्या रुकावटें हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और आपके पास करने को बहुत कुछ है उन रिसोर्सेज से। तो किस तरह से उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकते हो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर सकते हो, ये एक बेसिक इकोनॉमिक का मतलब हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ सिंपल समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, होम मैनेजमेंट या फिर स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है ना, मुल्क चलाना, इकोनॉमी को चलाना, ये आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स का मैटर कहलाएगा, ठीक है ना। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे मजीद, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया कि इस लफ्ज का क्या मतलब है और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि इकोनॉमिक्स पहले ऐसा एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था, इसको पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब ह्यूमन सारे आपके सॉरी सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ जो है वो पढ़ा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, इनका नाम आप लोगों को रट जाएगा, इतनी दफा आएगा। इन्होंने क्या किया कि इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, कि ये सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करा। इसी वजह से एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर या फिर फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, के ये फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है। और आपके पास सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ही इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या मतलब होता है, किसी को कोई आइडिया है? स्कूल ऑफ थॉट्स किसे कहते हैं? कोई भी, कोई भी रफ सा आइडिया किसी भी तरह का आपने कभी सुना हो कि रिलीजियस लेवल पे भी हम सुन रहे होते हैं कि ये हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स है, थिंकिंग, हाँ, व्यूज आप कह लो, ठीक है ना। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। अब ये स्कूल ऑफ थॉट्स, अच्छा, फिजिक्स वगैरह में इन सब जगहों पे क्या होता है, जितना मुझे आइडिया है, कोई भी न्यू रिसर्च आती है तो प्रीवियस रिसर्च क्या हो जाती है आपकी, वो कह दें भाई ऑब्सोलीट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई, अब ये न्यू रिसर्च है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई न्यू रिसर्च आती है, कोई न्यू थ्योरी आती है, तो वो सब्जेक्ट में एडिशन कर रही होती है, वो पुरानी थ्योरी को जो है वो कैंसिल नहीं करती, ठीक है ना। अब इसका मतलब बिल्कुल ऐसी हुआ कि एक जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है ना। तो एक बंदे ने एक रास्ता बताया, दूसरे बंदे ने दूसरा रास्ता बताया, तीसरे ने तीसरा रास्ता बताया, रास्ता किसी का भी गलत नहीं था, ठीक है। हाँ, कब कौन सा रास्ता यूज करना है ये डिपेंड करता है।
ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल दूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, जिनमें एक मसला है महंगाई। ठीक है। अब एक बंदे ने बताया भाई महंगाई को, मैं अभी आपके सामने आपसे वो टूल्स शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा आपके लिए, लेकिन एक बंदे ने बताया कि भाई महंगाई को खत्म करने के लिए हमें फला एक्शन लेना चाहिए, एक ने बोला नहीं ये करना चाहिए, एक ने बोला वो करना चाहिए। बात तीनों की सही थी, लेकिन कब कौन सा एक्शन हमें यूज करना है ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की सूरत हाल क्या चल रही है, ठीक है ना। हर पॉलिसी हर कंडीशन में इफेक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स भी बिल्कुल इसी तरह से, एक इकोनॉमिस्ट का अपना व्यू था, दूसरे का अपना व्यू था, व्यूज किसी के भी गलत नहीं है। कब किसकी पॉलिसी यूज करनी है, कब किसका व्यू जो है वो सही है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, सही है ना। तो ये जो आपके जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे उसको क्या नाम दिया जाता है, क्लासिकल स्कूल, ठीक है ना, एक नाम दिया गया क्लासिकल स्कूल। तो पहली बात, एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, और क्लासिकल स्कूल से जो है उसके फाउंडर है, ठीक है। फाउंडर का मतलब ये है कि इनके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इनके व्यूज को बोला कि हाँ ये सही है, और उनकी थ्योरी को एक्सटेंड करा, तो वो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए। अच्छा, मजीद इसको ड्रैग नहीं करते, 1776 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो कि बहुत फेमस हुई। बुक का नाम तो बहुत बड़ा है, आपके सामने लिखा हुआ है, बट ये जिस नाम से मशहूर हुई वो क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस। मैं नहीं समझती कि इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, बट फिर भी इट इज पॉसिबल कि कभी आईकैप का दिल करे तो बोले चलो भाई ये सवाल अब पूछ लेते हैं। अदरवाइज ये बुक का नाम क्या था, बुक कब पब्लिश हुई थी, असूलन नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अच्छा, अब असल बात पे आ जाते हैं कि इन्होंने करा क्या था। इन्होंने अपनी बुक में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन। इन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। देखने में डेफिनेशन बहुत छोटी है, बट इसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो वेल्थ से हमारा क्या मतलब है। अभी के दौर में वेल्थ हम किसे समझते हैं, पैसा। अगर हम सिंपल उसमें बोले मनी, पैसा, ठीक है। पैसा जो है, ये जो पेपर करेंसी स्पेशली अगर हम इसकी बात करें, इसकी ये हमेशा से प्रेजेंट था, हमेशा से पेपर करेंसी हम यूज करते आ रहे हैं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एडम स्मिथ ने जिस वक्त ये दिया उस वक्त तो पेपर करेंसी शायद थी भी नहीं, तो उस वक्त उनका वेल्थ से क्या मतलब था, ठीक है। बेसिकली वेल्थ से जो यहाँ पे मतलब है ना, वो पैसा नहीं है। वेल्थ से यहाँ पे एडम स्मिथ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसी चीज जो कि वैल्यू रखती हो। वैल्यू रखने का क्या मतलब है, वैल्यू रखने का मतलब ये है कि आप जब उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ठीक है। किसी ने यहाँ पे वॉच पहनी हुई है, ठीक है, किसी के सबके पास मोबाइल फोन है, ये सारे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है इनसे आपको, ठीक है ना। ये सारे अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं, यूजफुल हैं आपके लिए किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये वेल्थ है, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ का मतलब क्या था, एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन जो दी थी इसका मतलब क्या था। देखो, उस वक्त जो व्यू चल रहा था, मैं उस वक्त की हिस्ट्री के मुताबिक अगर आप लोगों को ये बात बताऊं, तो उस वक्त ये था कि उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम सुना है आप लोगों ने। मेनली गोल्ड में ट्रेड हुआ करती थी कंट्रीज के दरमियान, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करती थी वो गोल्ड के थ्रू हुआ करती थी। तो कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाता था उस दौर में, अभी भी, और कौन से कंट्री को कहा जाता था कि ये बड़ा डेवलप्ड है, ये बड़ा इसमें ग्रोथ है, वो कंट्री जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा होता था, प्रोडक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही होती थी, प्रोडक्शन हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों, कोई भी मुझे अपना कोई व्यू शेयर करो मुझसे कि व्हाई प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम क्यों ऐसा समझते हैं, ये इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि वो कंट्री ग्रो करेगी जिस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। बिल्कुल, प्रोडक्शन से, जी जी बिल्कुल, प्रोडक्शन से बहुत सारी चीजें रिलेट करती है, पूरा साइकिल है।
अब आज इस वक्त किस सिनेरियो से इसको कंपेयर करो, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, आपको सुनने को मिल रहा है आए दिन फला इंडस्ट्री बंद हो गई। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही है ना कि बहुत सारे आपके मैं देख रही हूँ शॉप्स हैं, डिफरेंट छोटी छोटी थी, नहीं चल पा रही हैं, सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, बंद हो रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी बंद हो रही हैं, फर्म्स बंद हो रही हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है या खराब होना स्टार्ट हो गई है? क्यों? जब भी कोई एक फॉर्म बंद होती है तो उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है कि वहां के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, जॉबलेस हो जाते हैं। अब उनके जॉबलेस होने का मतलब है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म, ऐसा ही है, जब उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई या कम हो गई पहले से, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, पहले से कम चीजों की डिमांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन कम होने से सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। मैं अभी इसमें एरो ही नहीं बना रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, ये जो चैनल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम पूरी की पूरी थ्योरी इस चैनल के थ्रू पढ़ेंगे, हमें कुछ इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये चैनल आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे यूज टू हो जाओ कि कोई भी थ्योरी पढ़ाऊं आप एक चैनल बना लो, बस उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कहानी है पूरी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, और जब लोगों को जॉब मिलेगी तो उनका इनकम क्या लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जब उनका इनकम लेवल बढ़ेगा तो वो ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, ठीक है, तो इकोनॉमी की कंजम्पशन क्या होगी, कंजम्पशन का मतलब समझ में आता है ना, लोग पहले से ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। और ये पूरा एक साइकिल है, जैसे कि इन्होंने बोला, अगर आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो फॉर्म्स को पता होगा कि यार डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रोड्यूस भी ज्यादा करना है, ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंजम्पशन डाउन होना स्टार्ट हो गई, फॉर्म्स को पता चला कि यार हमारी चीजों की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, कम प्रोड्यूस करना चाहिए। लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रही है ना फॉर्म्स, जब वो कम प्रोड्यूस करेंगी तो उन्हें कम वर्कर्स चाहिए होंगे, कुछ वर्कर्स को निकाल देंगी, उन वर्कर्स की इनकम कम होगी, फर्दर डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। तो ये स्टार्टिंग, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एडम स्मिथ ने जो अपनी छोटी सी डेफिनेशन बोली ना, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, उसमें उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को 4 पिलर्स पे जो है वो खड़ा किया। ये आप लोग लिख लो तो मैं फिर आपको थोड़ा इस पे मजीद डिटेल में बात करें। डन। अब आपने बुक खोली, पढ़ना स्टार्ट करा, तो आपको सबसे पहले एडम स्मिथ की डेफिनेशन दिखी, और बुक कह रही है कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने अपनी डेफिनेशन में जो 4 पिलर्स रखे हैं अपनी डेफिनेशन के, क्या, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, साइंस ऑफ वेल्थ से उनका क्या मतलब है, ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ से उनके ये चार चार चीजें हैं जो उन्होंने कवर करी हैं कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगी, वेल्थ की प्रोडक्शन। अच्छा, अब अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं समझ रहे, पैसा समझ रहे, तो अजीब सी बात हो जाएगी ना, पैसा बनना, पैसा प्रोड्यूस होना। अब हमें थोड़ा सा सही लग रहा है कि वेल्थ की प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जब चीजें प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगी, एक्सचेंज होगी, ठीक है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे आप, क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं बना रहा होता, तो इकोनॉमी में एक्सचेंज हो रही होती है, ट्रेड हो रही होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कैसे हो रही होती है। अभी अभी हमने एक बात करी कि जब आप चीजें बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है ना, भाई आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ेगी।
तो जिनसे आप ये चीजें लोगे उनको क्या करोगे, मुफ्त में ये सर्विसेज लोगे? नहीं, उनको आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ पे कर रहे होगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, ठीक है ना। अभी हम इसको रीड भी करेंगे। और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इन सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, और जब लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आएगी तो लोग क्या करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम को यूज करेंगे, उसकी क्या कर रहे होंगे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो जो हमने बात करी प्योर सारी बात यही थी, उन्होंने बोला भाई हम ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़, और जिस कंट्री में ये पहला पॉइंट सबसे अच्छा चल रहा होगा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, उसके ये सारे इंडिकेटर्स अच्छे चल रहे होंगे और वो कंट्री सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं के अंदर लाई करती हैं आपकी। अब मैं आप लोगों से थोड़ा चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको रीड करो। इसकी डिटेल इतनी ज्यादा मैंने वहां पे अपनी स्लाइड्स में नहीं करी है ऐड, लेकिन स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा हमें अच्छा है कि हम पढ़ लें। पहली चीज क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मींस दैट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? ये वो फैक्टर्स हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको ये फोर फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल से हमारा मतलब पैसा नहीं है यहाँ पे, कैपिटल से हमारा मतलब है मशीन्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। एंड लास्ट वन कौन सा फैक्टर है? ये होगा तभी कोई चीज बनेगी। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, जो डिसाइड करता है कि यार ये बनाना है, जो रिस्क लेता है, ठीक है ना। तो ये चार फैक्टर्स हैं, जो किसी भी चीज को आप बनाओगे तो आपको ये फोर फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। देन वो कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ से हमारा क्या मतलब है, आप इसको रीड करो। अच्छा, रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई मुश्किल बात कर रहे हो? नहीं, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हर कोई हर चीज नहीं बना सकता, तो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में वो क्या कह रहे हैं कि वो जो हमने चीजें बनाई थी थ्रू कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने लैंड ओनर से लैंड ली थी, लेबर से उसकी सर्विस ली थी, कैपिटल ओनर से कैपिटल लिया था, उन सब को उनके एफर्ट्स के बदले में हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो उस वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है ना। और फिर एंड में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो फिर इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीजों को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जिसपे एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन की बुनियाद रखी थी, और इसको उन्होंने सिंपल एक लाइन में कह दिया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो उनके मुताबिक वेल्थ जो है ना, ये सब कुछ है, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ है। जो कंट्री इन पे फोकस रखेगा, इनकी प्रोडक्शन पे फोकस रखेगा, वो कंट्री ग्रो करेगा, वहां के लोगों की वेलफेयर बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी। जैसे कि हमने एक पूरा चैनल बनाया कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और ये तो अभी हम स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जब आप पूरी इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करोगे तो आप वहां पे एक इंडिकेटर पढ़ोगे जिसको शायद आप में से कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर में या कभी जो है वो टीवी वगैरह में किसी चैनल के अंदर सुना हो, जिसका जो हम बोल रहे होते हैं जीडीपी। जीडीपी का लफ्ज शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो, एक टर्म यूज की जाती है जीडीपी, इकोनॉमी की जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जीडीपी बेसिकली एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि किस इकोनॉमी में कितनी ज्यादा वैल्यू की चीजें बन रही हैं। तो ये पूरा एक इंडिकेटर यूज किया जाता है कि जिस इकोनॉमी में जितनी ज्यादा वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, हम कहते हैं इस इकोनॉमी की जीडीपी सबसे हाई है, और ये इकोनॉमी सबसे ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है प्रोडक्शन को, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। इन चीजों में बहुत ज्यादा मतलब जाहिर है स्टार्टिंग है, तो मैं चाह भी रही हूँ कि थोड़ा डिटेल में जाऊं, और मैं ये भी नहीं चाह रही कि आप लोग बहुत ज्यादा बोर होना स्टार्ट हो जाओ उनको लेकर, ठीक है। तो अब जरा क्विकली आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन आ जाती है हमारी,
बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिस्ट ये चैप्टर बुक कवर नहीं करेगी, लेकिन इस बुक ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 3 इकोनॉमिस्ट का व्यू जो है वो बताए हैं, ठीक है, जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। सेकंड आपके आ रहे हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ये 1890 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और देखो कि हर इकोनॉमिस्ट का स्कूल ऑफ थॉट का नाम लिखा हुआ है। तो ये जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग रखते थे वो न्यो क्लासिकल था, यानी इनके व्यूज काफी हद तक एडम स्मिथ के व्यू से मिलते जुलते थे, बट कहीं ना कहीं जो है कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखती है। तो ये न्यो क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इनकी थ्योरी जो इनकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, वो आपको काफी कंफ्यूजिंग लगेगी। आप अनक्लियर, आपको मैं को कहूँ तो ज्यादा बेहतर है कि अनक्लियर लगेगी। बहरहाल ये कहना क्या चाह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमंस के अंदर भी इकोनॉमिक्स यूज हो रही है। मतलब इसका ये हुआ कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक आम इंसान जिस तरह से अपनी डेली लाइफ में मैटर्स को डील कर रहा होता है, ये हम स्टडी कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे हमने बोला भाई होम मैनेजमेंट, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, आप फैसला कर रहे हो। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर मैन काइंड जिस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, अपने जिस तरह से अपने मैटर्स को डील कर रहा होता है, एक तो हम ये स्टडी करते हैं। और फिर ये स्टडी पर्टिकुलरली किस पे बेस कर रही होती है, इसमें हम हर चीज नहीं पढ़ रहे होते कि इंसान उठ रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। इसमें हम स्पेशली हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह इंसान चीजों को हासिल करता है और फिर उन चीजों को यूज कर रहा होता है अपनी वेल बींग बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चीजों को हासिल करना और उनको इस्तेमाल करना अपनी वेलफेयर बढ़ाने के लिए। ये इन्होंने सिर्फ सिंपल अपनी डेफिनेशन में इतनी बात करी जिससे हम ये मतलब समझ सकते हैं कि वो ये कह रहे थे कि हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट मैंने एक पॉइंट स्पेशली ऐड करा है कि ही शिफ्टेड द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। जिस वक्त एडम स्मिथ ने वो डेफिनेशन दी थी ना, डेफिनेशन प्योर उनकी किस पे बेस कर रही थी? वेल्थ पर। अब उस वक्त उनकी बड़ी करेज थी कि उन्होंने ऐसी डेफिनेशन दी, क्योंकि उस वक्त जिस दौर में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, जिस एरा में, वहां पे बड़े रिलीजियस थॉट्स थे लोगों के। तो वहां के उस वक्त के जो आपका जो पादरी वगैरह जो हुआ करते हैं, उनका बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग एक हुआ करता था उनका किरदार। और उन्होंने बड़ी जो है वो एडम स्मिथ के ऊपर जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़े कि उन्होंने बहुत ज्यादा उनपे बोला था कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जो लोगों में एक सेल्फिशनेस पैदा कर रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा जो लालच पैदा कर रहा है। आपने वेल्थ के ऊपर, हम लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचो, आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वेल्थ के बारे में सोचो, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज को बड़ा जो है वो एडम स्मिथ की बोला था। तो एल्बर्ट मार्शल ने देख लिया था कि भाई एडम स्मिथ के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया अपना फोकस इकोनॉमिक्स का फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। उन्होंने बोला वेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ हम इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि किस तरह से लोगों की वेलफेयर को बेहतर बनाया जाए। स्टेट क्या कर रही होती है? स्टेट अपने बारे में नहीं सोचती, स्टेट क्या करती है, लोगों के बारे में सोचती है कि लोगों की फलाह बहबूद किस तरह से जो है वो बेहतर बनाई जाए, लोगों के साथ किस तरह से जो है वो आप ऐसा करो कि उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई अनक्लियर डेफिनेशन है, और इतना ज्यादा उन्होंने डेफिनेशन को अपने क्लियर नहीं करा, ठीक है। तो हम क्विकली थर्ड पे आ जाते हैं, इससे ज्यादा इनकी डेफिनेशन में कुछ है भी नहीं पढ़ने को। सबसे फेमस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, और जो कि इकोनॉमिक्स के आप कह लो कि पूरे स्कोप को कवर कर रही होती है, वो किसने दी? रॉबिन्स ने दी, ठीक है। इनको याद रखना, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखो तो ये इतने पुराने नहीं है, ठीक है। 1932 में अपनी इन्होंने बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने क्या बोला था, इनकी डेफिनेशन पे मैं फोकस करूंगी क्योंकि यही आपको इकोनॉमिक्स का असल मतलब बताएगी, ठीक है।
बहुत सारे मतलब है, बट इनकी डेफिनेशन कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। भाई क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ तक तो हम भी डिस्कस कर ही चुके थे कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। हम यहाँ पे चांद तारे सूरज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से इसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या पढ़ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ये जरा आप देखें। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। मल्टीपल एंड्स का क्या मतलब है? एंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल एंड्स स्टेट्स द एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान की जो ख्वाहिशात है उसको उन्होंने बोला ये क्या है, मल्टीपल है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है ना, हमारी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, एक चीज हमारी पूरी हो जाती है दूसरी ख्वाहिश हो जाती है हमारी। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो भी क्या अनलिमिटेड है हमारे पास? नहीं, वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसान तरीके से इसको समझते हैं। पैसा है, ठीक है, एक रिसोर्स है, पैसे से हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास ये चीज। हमें डिसाइड करना पड़ता है ना कि भाई मेरे पास जो ये 1000 रुपए का नोट है, इससे मैं लंच भी कर सकती हूँ, कोई अपने लिए कुछ अच्छा बर्गर पिज्जा वगैरह भी ले सकती हूँ, मैं इसको अपनी एजुकेशन पे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाके कोई मूवी देख सकती हूँ, या 1000 रुपए की पता नहीं कोई टिकट आ रहा है या नहीं आ रहा, बहरहाल तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना कि मैं इस 1000 रुपए से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इस 1000 रुपए के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकती। इस 1000 रुपए से मैं सब कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं 1000 रुपए से सब कुछ नहीं कर सकती तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चॉइस बनानी पड़ेगी कि मेरी मेन प्रेफरेंस क्या है। तो बिल्कुल यही बात वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे कि इंसान किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, वो आपने सुना होगा ना कि वो मैं लाजमी यहाँ पे वो शेर बड़ा फिट होता है गालिब का कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक है, क्या शेर था भाई? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो वो ये क्या पिक्चर क्या है कि ख्वाहिशात इतनी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता है, और एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद आपको होता है कि यार काश ये भी हो जाता। तो साइकिल वाला जो है ना वो देख रहा होता है कि यार बाइक हो, बाइक वाला देख रहा होता है गाड़ी हो, गाड़ी वाला देख रहा होता है इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये अनलिमिटेड वांट्स है जो कभी जो है वो खत्म नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या समझ में आया हमें? रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है, और वो क्या वर्ड है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड, कोई भी चीज जो कि आपकी लिमिटेड और फाइनाइट हो। ठीक है ना, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक्स क्या कर क्या रही है कि क्या ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रही है? इकोनॉमिक्स आपको सिखा रही है भाई डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है, रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है। जब आपको पता है कि आपके पास कम रिसोर्सेज हैं तो आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत वाइसली एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज करना है। तो थ्रू आउट इकोनॉमिक्स में आप यही स्टडी करोगे कि एलोकेशन किस तरह, एलोकेशन का वर्ड समझ में आता है, रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, कहाँ एलोकेट करना है। एक फार्मर है जिसके जिसके पास 1 एकड़ की जमीन है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो चावल भी इस पे ग्रो कर सकता है, वो वीट भी ग्रो कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसको डिसाइड करना है कि सबसे बेहतर डिसीजन कौन सा है इस जमीन को यूज करने का। तो आप अगर फार्मर है और आपके पास लिमिटेड पीस ऑफ लैंड है, तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो चीज सबसे ज्यादा जो है वो मुझे इन रिटर्न प्रोवाइड करेगी, मैं वो चीज प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है,
तो ये इकोनॉमिक्स आपको एक डिसीजन मेकिंग सिखा रही होती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल पे इनकी डेफिनेशन को एंड करती हूँ, आपको आई होप कि इससे थोड़ा मजीद आइडिया हो जाएगा। ये पर्सनली मुझे एग्जांपल बड़ी पसंद है, इसलिए मैं इसको लाजमी यूज कर रही होती हूँ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ना लिमिटेड फंड्स हैं, और अज्यूम करें कि गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इन फंड्स को दो ही जगह लगा सकती है, या तो इन फंड से क्या करे, प्रोडक्शन करे लग्जरी कार्स की। लग्जरी कार्स लिखने का मतलब यही है कि इसका फायदा सिर्फ कुछ क्लास को होगा, ठीक है, स्पेसिफिक क्लास तक इसका फायदा पहुंचेगा। और दूसरा, वो इस फंड से इम्प्रूव कर सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एज ए इकोनॉमिस्ट इस पे डिबेट हो सकती है, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन आप क्या समझते हो कि बेहतर डिसीजन मेकिंग, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने क्या करनी है, लिमिटेड फंड, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यूजेस बहुत सारे हैं, उनको ऐसे लगाना है कि उससे आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके, ठीक है। तो आप एज अ गवर्नमेंट के अगर रिप्रेजेंटेटिव आप हो और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये दो ऑप्शंस हैं, किस पे लगाना ज्यादा बेहतर है, तो आप क्या समझते हो कि किस पे लगाना चाहिए हमें, सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है। ये व्यू हमने क्यों लिया, इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि इन लिमिटेड फंड से अगर ज्यादा फायदा लेना है, ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाना है, तो वो यहीं से मिलेगा हमें, ठीक है ना। अगर आप लग्जरी कार्स बनाओगे तो उसका फायदा सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव कर रहे हो तो इसका फायदा मेजॉरिटी को हो रहा है, ठीक है। तो हमें यही काम करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें यही डिसीजन मेकिंग सीखनी है कि भाई फंड्स लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कौन से यूज पे आपने लगाना है उन फंड्स को, उन रिसोर्सेज को, कि उनसे ज्यादा फायदा आप ले सको, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव है बेसिक इकोनॉमिक्स का, जो कि रॉबिन्स ने अपनी इस डेफिनेशन में हमें बताया था, ठीक है। तो डेफिनेशन एक दफा देख लो, स्लाइड देख लो, अगर कोई ऐसी बात है जो सके समझ में नहीं आ रही हो। सब्जेक्ट का स्टार्ट है, और तो चीजें अभी न्यू न्यू लगेंगी, आगे बढ़ते जाएंगे तो फेमिलियर होते जाओगे चीजों से। सिर्फ एक काम करना है आप लोगों ने, क्लास अटेंडेंस अपनी कंप्लीट रखनी है, एब्सेंट नहीं होना कोशिश करना है। किसी वजह से अगर किसी दिन क्लास ना ले सको तो आपको पता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी पोर्टल पे, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले रिकॉर्डिंग लाजमी देख कर आओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। एक भी क्लास स्किप करोगे दूसरी क्लास में लगेगा कि पता नहीं क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है कि वो रिकॉर्डिंग से कवर करो। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्विज़ेस कभी मिस नहीं करना। क्विज अगर मिस नहीं करोगे, तैयारी जिस तरह से बोली जा रही है उस तरह से करोगे, तो ये मेरी गारंटी है कि पेपर क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से पेपर क्लियर होता है इकोनॉमिक्स का। इवन ये कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, आप किसी भी मेरे स्टूडेंट को उठा के पूछ सकते हो, प्रीवियस 2 घंटे का पेपर होता है, स्टूडेंट्स 1 घंटे से पहले निकले हुए होता है सेंटर से, इतनी जल्दी पेपर हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स का पेपर, बस आपको प्रॉपर क्विजेस देने हैं। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप उसको रट्टा मार लो और किसी तरह से जो है ना वो आप डेफिनेशंस देखकर चले जाओ, नहीं। सब्जेक्ट आपको आहिस्ता, अभी तो डेफिनेशंस कवर करिए तो आपको लग रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कितना टेक्निकल होता चला जाएगा ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो खाली खुद से पढ़ के कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकता, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो क्विज़ेस लाजमी देना, बस इस चीज पे मैं बहुत फोकस करती हूँ। क्विज़ेस लाजमी देना, पेपर क्लियर होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो क्या नहीं है,
वो पिलर्स इस वजह से नहीं है, देखो पिलर्स, मैंने ये नहीं बोला था कि वो इकोनॉमिक्स के पिलर्स हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन उन 4 पिलर्स पे रखी थी। एडम स्मिथ ने ये नहीं बोला था कि इकोनॉमी के 4 पिलर्स है, एडम स्मिथ ने बेसिकली अपनी डेफिनेशन को उन 4 पिलर्स पे बेस करा था कि ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उन 4 चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए दूसरे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लाइक प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए भी आपको फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। तो वही बात आ जाती है, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे आपके पास? लिमिटेड होंगे। भाई पाकिस्तान जो है उसके पास लेबर ज्यादा अवेलेबल है या कैपिटल ज्यादा है? लेबर, लेबर अबंडेंट कंट्री कहलाता है, यानी कैपिटल में हमारी शॉर्टेज है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हमारी कंट्री में नहीं मिलती, हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं बना सकते, तो इसकी स्केर्सिटी है। ठीक है, तो हमें किस तरह से प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग उसी पे बेस कर रही है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के पिलर्स हैं, इकोनॉमी के पिलर्स नहीं है, प्रोडक्शन के पिलर्स हैं। तो इकोनॉमी 4 बेसिस है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन 4 पे ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, परेशान नहीं होना इस वजह से, क्योंकि आई फील के जाहिर है मुझे पता है कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा डिटेल में जाना है और किन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पहला चैप्टर ऐसा है कि स्टूडेंट्स काफी बोर हो जाते हैं इस चैप्टर में, तो बोर नहीं करना, और ऐसा भी है कि समझ में भी आ जाए चीज। अच्छा, अब हर सब्जेक्ट को ऐसा होता है ना, हम कैटेगरी में डालते हैं कि भाई ये साइंस का सब्जेक्ट है या आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, क्या इकोनॉमिक्स साइंस में फॉल करते हैं या आर्ट्स में फॉल करता है। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और आर्ट्स क्या है। ठीक है, साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस के बारे में तो आप लोग को मुझसे ज्यादा शायद इंफॉर्मेशन हो, बड़ा पढ़ के आ रहे हैं। साइंस क्या है भाई? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है आपकी, जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, देन आपको थ्योरी देते हैं, और वो थ्योरी आपको क्या बता रही होती है, एक आपको थ्योरी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पता लग रहा होता है, ऐसी है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आप पढ़ते हैं, ये होगा तो उसकी वजह से ये होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको ये सब चीजें दिखेंगी। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करने के बाद, चीजों को एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, उनको प्रॉपर क्लासिफाई करेंगे। वो आप देखोगे बाकायदा हम टेबल्स बना रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे होते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि यार इन दो वेरिएबल्स का ये रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती है तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, लोग डिमांड क्या कर देते हैं चीजों की नॉर्मली। ठीक है, अगर किसी अदर फैक्टर को हम चेंज ना करें, तो चीजें महंगी होने की वजह से लोग डिमांड क्या कर देते हैं चीजों की। ये एक सिंपल बात है जो हर प्रोड्यूसर को पता होती है कि अगर मैं अपनी प्राइसेस बढ़ा दूंगा तो मेरी सेल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्या है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज क्या है? प्राइस, इफेक्ट किस पे आ रहा है? डिमांड पे आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज आपको दिखेंगी जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होंगी। अब ये तो साइंस हो गई। आर्ट्स में हम क्या देखते हैं? आर्ट उन सारी साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो पढ़ रहे हो कि यार गाड़ी इस तरह से चलाते हैं, ठीक है, ये तो सिंपली आप एक थ्योरी पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, ये तो साइंस है। जब आप गाड़ी चलाओगे, उस थ्योरी को अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो आर्ट कहलाएगी। जब आप उसकी एप्लीकेशन करोगे उन साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज की, तो वो आर्ट है। तो क्या इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रहे होते हैं? क्या इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि भाई ऐसा करने से ये हो जाता है? जब आप इकोनॉमी में टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उससे लोगों की इनकम कम हो जाती है और लोग डिमांड कम कर देते हैं। क्या सिर्फ हम ये पढ़ेंगे, या इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इन पॉलिसीज को लगाएंगे भी, इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा होता है? खाली पढ़ रहे होते हैं थ्योरीज? नहीं, उसको अप्लाई करते हैं। आपको दिखता है कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के अंदर वो सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो हम ना सिर्फ थ्योरीज को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बट उसकी एप्लीकेशन भी देख रहे होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट एज वेल। इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों में फॉल करती है। मेथोडोलॉजी के लिहाज से ये साइंस से बहुत मिलती जुलती है। इसकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल वैसी है जैसे हम साइंस में चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हुए उनके थ्रू एक रिलेशन डेवलप कर रहे होते हैं दो वेरिएबल्स का। और इसकी एप्लीकेशन देखें तो हमें आर्ट जैसी दिखती है कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं उन सारी थ्योरीज को। ठीक है, तो ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। ना सिर्फ इसमें हम इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनको सीखते हैं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं अपनी इकोनॉमी में। ठीक है ना। अच्छा, अब ये सब आपके पास, ये स्लाइड्स में सब आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अगर मैं वन नोट पे कुछ भी लिखूंगी वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी, तो इस चीज में कोई परेशान मत होना कि अभी नहीं लिखा तो बाद में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का? बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हैं हम? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यार साइंस के अंदर भी ना दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कहलाती है आपकी पॉजिटिव साइंस और दूसरी नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड छोटा जो है ना कभी कभार एमसीक्यूज आ जाता है। पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब है भाई? पॉजिटिव साइंस डिस्कसेस व्हाट इज का क्या मतलब है? व्हाट इज का मतलब है कि ये फैक्ट्स के बारे में बता रही होती है आपको। आपको कोई कहता है भाई पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये उसका अपना ओपिनियन है क्या? ये उसका अपनी राय है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है? नहीं, उसने ये बात कैसे बोल दी? उसने फैक्ट्स देखा, डाटा देखा, और उसके बेस पर उसने तो एक रियलिटी आपको बता दी भाई ये फैक्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, या पाकिस्तान का इलिटरेसी रेट इतना है, तो कोई भी खुद से नहीं बताएगा, फैक्ट्स को देखते हुए बता रहा होगा। तो जो फैक्ट्स है वो आप किसमें पढ़ते हो? पॉजिटिव साइंस के अंदर। ठीक है, और जब आप ये बात कर रहे होते हो, नॉर्मेटिव साइंस क्या बताती है आपको? व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए आइडियली। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अब आप अपना व्यू दे रहे हो कि यार पॉपुलेशन को कम करने के लिए हमें ये मेजर्स लेने चाहिए, तो ये आपका अपना ओपिनियन है। ठीक है, आप कह रहे हो कि यार एजुकेशन जो है ना वो फ्री प्रोवाइड होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन सबको फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपका अपना, अपनी राय है, अपना ओपिनियन है। हो सकता है आगे वाला आपकी इस राय से जो है वो एग्री ना करे, हो सकता है वो बोले कि नहीं, फ्री एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो फ्री एजुकेशन ना हो। हाँ ठीक है, इतनी क्लास तक फ्री होनी चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। इस क्लास में डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आ जाएंगे हमारे पास। तो नॉर्मेटिव साइंस के अंदर, नॉर्मेटिव साइंस किस पे बेस कर रही है? ओपिनियन पे बेस कर रही है, और ओपिनियन टेस्ट नहीं किए जा सकते। ओपिनियन से हर कोई 100% एग्री नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्स प्रूव किए जा सकते हैं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कोई बात, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइंस में हम फैक्ट्स के बारे में फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी चल रही है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी चल रही है, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा हो गया है, पाकिस्तान की इंपोर्ट इतनी हो गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी हो गई है। ये सारी फिगर्स, ये सारी बातें जो आप पढ़े तो ये किस में आ जाएंगी? पॉजिटिव साइंस के अंदर। और नॉर्मेटिव में आप क्या पढ़ोगे कि यार ये जो इतनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का गैप क्रिएट हो गया है ना, इसको कम करने के लिए हमें फला मेजर लेना चाहिए, हमें इन इन चीजों पे ना बैन लगा देना चाहिए, इनको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, या हमें ये चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इससे हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। ये सब चीजें क्या है? ये सब नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आएंगे, ये सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये किसी का अपना ओपिनियन है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें अगेन इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि हम प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे पॉलिसी मेकिंग के अंदर कि कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगेन इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? दोनों है, दोनों है, इकोनॉमिक्स दोनों है। अच्छा, अब इसका ना एक ट्रू फॉल्स में देख रही थी, आईकेप में बकायदा पेपर के अंदर आया। क्या आया भाई? उन्होंने बोला कि नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
ठीक है, तो हमें पता है कि भाई नॉर्मेटिव साइंस फैक्ट्स पे बेस नहीं करती, वो तो पॉजिटिव साइंस पे बेस करती है, ठीक है ना। नॉर्मेटिव साइंस में तो इवैल्यूएशंस कर रहे होते हैं हम, एथिकल ग्राउंड पे बेस कर रही होती है। एथिकल ग्राउंड ऑफ फेयरनेस का क्या मतलब है कि हर इस किसी को लग रहा है यार ये, जैसे अब इसमें लिखा हुआ फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, ठीक है, ये किसी का अपना ओपिनियन है कि फेयर ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए, ठीक है, ये उसका अपना ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि आगे वाला उससे जो है वो एग्री करे। बस हम ऐसा करते हैं कि 2 स्लाइड्स और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे, 11:30 तक क्लास है हमारी, ठीक है। मैं जो चीज चैप्टर 1 की कॉन्सेप्ट है ना, इनको बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करती, ये बस जितना जरूरी है उतना रहते हैं। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। पहली कैटेगरी क्या कहलाती है और दूसरी मैक्रो, ये मैं इसकी बात करी थी कि उस वक्त मैं बात नहीं कर सकती। तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल कर रहे होते हैं। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, माइक्रो का मतलब तो हम सब समझते हैं ना, क्या मतलब होता है माइक्रो का, स्मॉल, माइक्रो का सिंपल मतलब स्मॉल होता है। तो माइक्रो लेवल पे जब आप बात करते हो तो उसमें आप स्मॉल लेवल पे बात कर रहे होते हो, लाइक आप पूरी इकोनॉमी के इश्यूज कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करोगे। आप कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में महंगाई की बात नहीं कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि महंगाई का मतलब ये नहीं है कि एक चीज की प्राइस बढ़ गई है, 2 चीजों की प्राइस बढ़ गई है। महंगाई का क्या मतलब है, मेजॉरिटी जो आपकी इकोनॉमी में चीजें हैं उनकी प्राइसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। तो ये पूरी इकोनॉमी का इशू है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कोई इशू नहीं चल रहा। तो ये महंगाई पूरी इकोनॉमी का मसला है। ये हम मैक्रो में पढ़ेंगे या माइक्रो में पढ़ेंगे, मैक्रो में, जिसमें हम एग्रीगेट लेवल पे पूरी इकोनॉमी को देख रहे होंगे। बेरोजगारी, ये एक बंदे के अनएम्प्लॉय होने से हम बोलेंगे बेरोजगारी बहुत हो गई है, नहीं। जब मेजॉरिटी इकोनॉमी की पॉपुलेशन जो है, लेबर फोर्स जो है वो अनएम्प्लॉय हो रही होगी तो हम बोलेंगे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो ये भी टॉपिक किसका होना चाहिए, मैक्रो का टॉपिक होना चाहिए। इकोनॉमी की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मैक्रो का टॉपिक होगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लगा रही है, एक बंदे के लिए पॉलिसी नहीं लगेगी, पूरी इकोनॉमी के लिए पॉलिसी लगेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मैक्रो का पार्ट हुई। तो माइक्रो में क्या पढ़ेंगे हम, माइक्रो में हम सिंपली इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पढ़ रहे होंगे। एक हाउस होल्ड हम बहुत ज्यादा टर्म यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में, जिसका आसान मतलब आप समझ लो कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर और फर्म्स क्या डिसीजन ले रही होती हैं, किस तरह से डिसीजन ले रही होती हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करती हैं, हम ये बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर पे बेस कर रही होगी, ठीक है ना। मैक्रो में हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैक्रो में हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होंगे, सारे कंज्यूमर्स के बारे में, सारी इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, देखो फॉर एग्जांपल पूरा हम ARTT बिजनेस स्कूल की अगर हम बात करें तो वो मैक्रो है, और अगर हम ARTT किसी एक क्लास की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो है। और अच्छा, ये हमारा, हम चीजों को इस तरह देख रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बोले इस क्लास को खाली बात कर रहे हैं हम, तो ये पूरी क्लास मैक्रो हुई। और इस क्लास में जो स्टूडेंट्स लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग से, तो वो किस पे आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बात करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एक जगह पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इंडस्ट्री भी माइक्रो का पार्ट होती है। अब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मिस इंडस्ट्री कैसे माइक्रो का पार्ट है, इंडस्ट्री में तो बहुत सारी फर्म्स आ जाती हैं। तो भाई एक इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, अगर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वो माइक्रो का पार्ट है, क्योंकि सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, पूरी इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, सारे कंज्यूमर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, तो वो मैक्रो है। और किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक फॉर्म, किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो कहाँ डिस्कस कर रहे होंगे हम, माइक्रो के अंदर, ठीक है ना। तो माइक्रो में आप जो कॉन्सेप्ट डिस्कस, देखो अब एक बात पे प्लीज याद रखना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग बड़ा मोटिवेटेड होते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ कि जब आप इसको अगर रीड करने बैठो, बहुत अच्छी बात है अगर आप बुक रीड कर रहे हो, तो जब आप इसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो कुछ चीजों को मैं बता दूं कि नहीं रीड करना, ठीक है, अभी इस वक्त। जब आप माइक्रो पे आओगे तो जितनी डेफिनेशन मैंने अपनी स्लाइड में लिखी हुई है माइक्रो मैक्रो की, मोर देन इनफ है।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें गिवन दी हुई है, जैसे लाइक स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं क्यों पढ़ने से मना कर रही हूँ? अभी तक हमने माइक्रो पढ़ ली क्या पूरी? नहीं पढ़ी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वीक अजम्पशन, कि माइक्रो में अक्सर जो हम लॉज पढ़े होते हैं उनमें अजम्पशंस वीक होती हैं। जब हमने कोई लॉ अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आपको ये बात समझ में कैसे आएगी? ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो जब तक आप माइक्रो पढ़ोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि माइक्रो की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, अभी इस लेवल पे पढ़ोगे तो फालतू में कंफ्यूज होगे कि इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये टर्म क्या कह रही है, कमोडिटी प्राइसिंग का क्या मतलब है, फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है। ठीक है ना, तो ये मैं डेलिबरेटली अभी मना कर रही हूँ कि अभी मत इसको स्टडी करो। एक दफा जब हम माइक्रो पढ़ लेंगे उसके बाद भले से आप इसको पढ़ो और फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ आपने माइक्रो और मैक्रो की जितनी डेफिनेशन मैंने स्लाइड्स में दी हुई है वही पढ़ना। स्टडी टेक्स्ट में जितनी डिटेल लिखी हुई है उसको अभी फिलहाल मत पढ़ना। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल बात, माइक्रो में हम बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं, मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल आउटपुट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। एक दफा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी, किस किस की? एडम स्मिथ की। किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? क्लासिकल स्कूल से। उनकी डेफिनेशन क्या क्या मेन किस पे बेस कर रही है? वेल्थ पर। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कंट्रीब्यूशन दी? एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भाई सिर्फ वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, लोगों की वेल बीइंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो वेल्थ से वेल बीइंग पे शिफ्ट करा। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। देन हमारे पास रॉबिन्स आए थर्ड, जो कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि लोग किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से मैक्सिमम वांट्स अपनी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और यही इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एलोकेशन किस तरह से करनी चाहिए रिसोर्सेज की कि उनसे से ज्यादा आप फायदा उठा सको। ठीक है ना, देन हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। देन हमने बोला साइंस के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन आ जाती है, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस डिस्कस करती है फैक्ट्स के बारे में, नॉर्मेटिव साइंस ओपिनियंस पे बेस करती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ना सिर्फ फैक्ट्स पढ़ते हैं बल्कि उसके सॉल्यूशंस, पॉलिसीज भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। लास्ट हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैक्रो पे हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी को कवर कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी के इश्यूज कवर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश मेरी रहेगी कि मेरा जो टारगेट होता है वो होता है 19 स्लाइड्स का। ठीक है ना, 19 स्लाइड्स के बाद हम चैप्टर 2 पे आते हैं। तो लेट्स सी कि कल की क्लास में हम कितनी स्लाइड्स कवर कर पाते हैं। अगर ये मेरे ख्याल में हो जाएंगी क्योंकि 7 तक तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो कुछ स्लाइड्स आपकी छोटी छोटी सी हैं, उतना टाइम नहीं लेंगी। लेट्स सी क्या क्या रहता है। हमें भागना नहीं है और मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं होती, सिलेबस बहुत टाइमली कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। ठीक है, तो आराम आराम से चलेंगे, और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी तो आप लोगों का कोई शायद ग्रुप नहीं बना है, कोई पब्लिक ग्रुप भी नहीं देखा मैंने, कम से कम मुझे तो ऐड किसी ने नहीं किया। तुम लोग किसी ग्रुप में ऐड हो? व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है तुम लोगों का? अच्छा, लेट्स सी, अभी बहुत स्टार्टिंग है तो चलो मैं कह दूंगी कि आई डोंट नो मुझे क्यों ऐड नहीं किया हुआ, पूछती हूँ जरा इन लोगों से। बट ये कि थोड़ा टाइम गुजर जाए तो हम अपना सेपरेट ग्रुप बना लेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है,
क्योंकि एक ही ग्रुप में हर कोई स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा होगा हर सब्जेक्ट का, तो वो बहुत जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो फिर इंशाल्लाह हम सेपरेट ग्रुप बना लेंगे, फिर उसमें मैं जो भी चीजें शेयर करनी होंगी उसमें कर लूंगी। अभी मैं लोगों से बोल देती हूँ कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, जो भी आप लोगों का कॉमन ग्रुप है। तो उसमें रीडिंग मटेरियल के लिए आप लोग को स्टडी टेक्स्ट तो नहीं होगी, मतलब ये जो मैंने आई कैप की ओपन करी थी ये भी आपको आपके पास नहीं होगी ना। तो ये जो मेन मेन चीजें हैं ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अभी अभी स्टार्टिंग से पढ़ना, ये एक अपनी हैबिट डेवलप करनी है। इंटर में जो भी रहा, जो भी कुछ किया उसको भूल जाओ, वो पास था। ठीक है, उसमें आखिरी के 1 महीने पढ़ते थे, आखिरी के 2 महीने पढ़ते थे और पास हो जाते थे। ये काम चल जाता था, इंटर में चल जाता होगा। ठीक है ना, सीए लेवल पे नहीं चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से अपना बिहेवियर जो है उसी के मुताबिक बनाओ, क्योंकि एक ऐसी फील्ड चूज कर ली है तो वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि ज्यादा पाना है तो ज्यादा खोना पड़ेगा। ज्यादा खोने के लिए सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार हो जाओ, टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी तो पीआरसी है, पीआरसी से अपनी हैबिट्स जो है ना उसी के मुताबिक रखोगे तो कैफ में आसानी होगी, अदरवाइज काफी परेशानी हो देखने को मिल जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा कि हर सब्जेक्ट से बर्डन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्यूएमटी में भी असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, आपको मैं भी क्विज़ेस दे रही होंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो डेली बेसिस पर थोड़ा 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 करके पढ़ते रहोगे तो आसानी रहेगी। एक साथ लेकर बैठोगे, खुद सोचो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब तुम लोगों के सामने 150 एमसीक्यूज दिखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, और फिर जाहिर है उन एमसीक्यूज में बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं उस वक्त समझ में ना आ रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए साथ साथ सॉल्व करते रहो ताकि हर क्लास में मुझसे पूछ सको। पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो मुझसे पूछोगे और मैं जवाब दूंगी। ठीक है ना, तो बस यही है। बाकी ये कि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं एक दफा ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी तो आप लोगों के पास मेरा नंबर भी आ जाएगा, तो फिर आप लोग पर्सनल भी मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर क्लास एंड